में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता अपनी जिंदगी की जंग से हार कर मौत को गले लगा लिया। दरअसल पूरा मामला दिल्ली के वसंत कुंज साउथ के रंगपुरी पहाड़ी इलाके का, जहां शुक्रवार के दिन एक कमरे से अचानक बदबू आ रहा था। उसके बाद मकान मालिक ने जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद आस पड़ोस के लोगों को इसकी जानकारी दी गई और उसके बाद पुलिस को इसकी इत्तला की गई। जब मौके पे पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि घर के अंदर से लगातार बदबू आ रही है। उसके बाद घर के दरवाजे को तोड़ा जाता है। उसके बाद जब दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस और आसपास के लोग और मकान मालिक उस कमरे में दाखिल होते हैं तो सबका दिल बैठ जाता है, क्योंकि हीरा लाल नाम का एक शख्स अपने बेड पर मरा हुआ पाया गया। उसके साथ ही दूसरे कमरे में हीरा लाल की 4 बेटियां, जिसमें माइनर भी उसकी नाबालिग बच्चियां शामिल हैं जो दिव्यांग हैं, वो बिस्तर पर पड़ी हुई और मरी हुई पाई गई। दरअसल पूरा मामला ये कि हीरा लाल की पत्नी का कुछ दिनों पहले मौत हो चुका था। उसके बाद वो अपनी 4 बेटियां जो दिव्यांग थी उनकी देखभाल कर रहा था, लेकिन आर्थिक तंगी और लगातार परेशानियों के बीच हीरा लाल पूरी तरीके से टूट गया था। उसके बाद हीरा लाल और उनकी 5 बेटियां शुक्रवार को कमरे के अंदर मरी हुई पाई गईं। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि साफ हो जाए कि क्या ये एक मौत और 4 कत्ल है या 5 सुसाइड यानी कि आत्महत्या। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद ये साफ जाहिर है कि जिस तरीके से दिल्ली के एक पिता जिसका जो अपने ज़िंदगी की जंग से हार गया, उसके बाद उसने मौत को गले लगा लिया और इसके पीछे की कहानी में उनकी 4 बेटियां भी शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस पूरे मामले में आस पड़ोस के लोगों ने जो कहा उसको सुनकर हर कोई हैरान हो गया और हर की आंखों में आंसू आ गया। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 5 कर्मी घायल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आशिक मीर। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम आदि गांव में आज सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके का घेरा किया। घेरे के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद कई घंटों तक इस पूरे इलाके में गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई। इस एनकाउंटर में फिलहाल सेना के 5 जवान जो है घायल हुए हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एएसपी भी शामिल है, जिन्हें आर्मी बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे इलाके की जहां तक बात आती है तो आज से पहले कई बार इस इलाके में एनकाउंटर्स हुए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सुरक्षा बलों की तरफ से इस इलाके में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए गए। और कल की अगर हम बात करें तो कल भी अनंतनाग में कई सारे आतंकियों के मददगारों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया और फिलहाल इस पूरे इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस एंटी टेरर ऑपरेशन में बताया जा रहा है कि इस कुलगाम के आदि गांव में 4 आतंकी छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए सेना के पैरा कमांडोज को भी इस जंगलाती इलाके में उतारा गया है। जम्मू कश्मीर में चुनावी दौर है और इस चुनावी दौर में तमाम तर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। और चुनाव का आखिरी मरहला जो है 1 अक्टूबर को होगा, जिसके बाद 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी और तब पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल चुनाव का दौर चल रहा है और इस चुनाव के दौर में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस भी जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत आज कुलगाम में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और शाम तक ये पता चलेगा कि कितने आतंकी इस एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर से मैं आशिक मीर। बैरवा के पुत्र आशु बैरवा एक खुली हुड की जीप में अलग प्रकार से मॉडिफाई कराए यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर उससे भी बड़ी बात ये रही कि जब सोशल मीडिया पर ये रील बनाकर पोस्ट की गई और अब जब ये वायरल होने लगी तो उस गाड़ी को, यानी कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के जो पुत्र है आशु बैरवा, उस गाड़ी को राजस्थान पुलिस की गाड़ियां भी एस्कॉर्ट कर रही है। ऐसे में जब आमजन ने और सोशल मीडिया पर जब ये रील देखी तो बड़े सवालात खड़े हुए और जब ये मामला पूरा डिप्टी सीएम तक पहुंचा तो ऐसे में डिप्टी सीएम साफ तौर से अपने पुत्र का बचाव करते, सफाई देते नजर आए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि उनका बेटा अभी 18 साल का नहीं, दोनों बच्चे छोटे हैं और
अभी जो है 18 साल की कम की उम्र है, उनमें समझ की कमी है। कहीं ना कहीं जब प्रेमचंद बैरवा ये बयान दे रहे थे तो साफ ये नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं इस बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पुत्र आशु बैरवा के साथ विपक्षी पार्टी के कांग्रेस नेता के पुत्र यानी पुष्पेंद्र भारद्वाज के पुत्र कार्तिकेय भारद्वाज भी उसी जीप में मौजूद थे जिसमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पुत्र मौजूद थे और उस जीप को चला भी रहे थे। इस बयान से अगर आपने अच्छे से आप गौर फरमाएंगे तो ये सीधी तौर से समझा जा सकेगा कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पुत्र एक मॉडिफाई खुली हुड की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या कह ले कि ओपन जीप ड्राइव कर रहे हैं। और ऐसे में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो परिवहन मंत्री भी है राजस्थान के, उनके पास परिवहन विभाग भी है, उनका ये कहना कि अभी उनके पुत्र 18 साल के नहीं है, वह नाबालिग है। कनेक्शन आप खुद समझ सकते हैं कि पुत्र है जो 18 साल से कम है, सीट बेल्ट नहीं है, परिवहन विभाग के मंत्री के पुत्र है, यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है। सबसे बड़ी बात कि 18 साल से कम उम्र है, नाबालिग है, उसके बावजूद जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं बिना किसी लाइसेंस, बिना किसी नियमों की पालना किए। ऐसे में जो है प्रेमचंद बैरवा पर लगातार सीधे दौर से सवालात खड़े हो रहे हैं। विपक्षी पार्टी के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। लगातार जो है प्रेमचंद बैरवा अपनी सफाई भी देते नजर आ रहे हैं। प्रेमचंद बैरवा का अब ये कहना है कि बच्चे छोटे हैं, उनमें समझ नहीं है। वो अपने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के जो पुत्र है आशु बैरवा, वो अपने स्कूली बच्चों के साथ घूमने गए और वो जो जीप है वो भी आशु बैरवा के कुछ दोस्तों की है। प्रेमचंद बैरवा के पास अभी मौजूदा समय में किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं है। उनके पत्नी के नाम पर एक जीप है जो भी उनके गांव में खड़ी हुई है। मगर बड़े सवालात है कि डिप्टी सीएम के पुत्र है, सड़क पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। उसके बावजूद इस तरीके की जब रील वायरल हो रही है तो डिप्टी सीएम का ये बयान आना, और राजस्थान पुलिस की जो गाड़ियां है वो इसे एस्कॉर्ट कर रही है। प्रेमचंद बैरवा का ये कहना है कि उनके बेटे अभी उम्र में छोटे हैं, तो राजस्थान पुलिस की जो गाड़ियां है वो उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है, उनकी सुरक्षा प्रदान कर रही है। ऐसे में बड़े सवालात है कि आमजन जब ये सवाल का जवाब चाह रहे हैं कि जो पुलिस की गाड़ियां है, राजस्थान पुलिस की जो एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ियां है, वो क्या प्रेमचंद बैरवा को दी गई है या फिर उनके पुत्र आशु बैरवा को दी गई है। डिप्टी सीएम आखिर कौन है, आशु बैरवा या प्रेमचंद बैरवा। ऐसे में कई जो है विपक्षी दल सीधा निशाना साध तो रहे हैं, साथ ही जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर है या फिर आमजन है वो ऐसे में ये कमेंट लगातार करते नजर आ रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति, छोटा व्यक्ति भी विधायक भी बन जाता है तो वो एक व्यक्ति नहीं, उसके परिवार का हर एक सदस्य यहाँ पर विधायक बन जाता है और तमाम उन सरकारी सुविधाओं का लुत्फ उठाता नजर आता है जो सुविधाएं सरकार ने आमजन की सेवा करने के लिए उस पदधारी व्यक्ति को दी जाती है राजस्थान सरकार की ओर से। हालांकि इस मंशा से वो सुविधा दी जाती है ताकि कम समय में बेहतर काम हो सके और आम जन तक बेहतर सुविधाएं पहुंच सके। मगर जब ये लोग अपने आराम और अपने शौक को पूरा करने के लिए जब इस तरीके से इन सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगेंगे तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, किस तरीके की इस पर कार्रवाई होगी। क्या प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री और कई उनके पास विभाग है, तो क्या ये मात्र एक इसी तरीके से जो है गॉसिप कह ले या फिर जो वायरल वीडियो है कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में है, क्या ये चर्चाएं बन के रह जाएगी या कोई कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो है प्रेमचंद बैरवा ने याद किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको इस तरीके की जिम्मेदारी दी है कि वो इस पद पर बैठे हैं तो उसका वो पूरी तरीके से जो है सम्मान करते हैं और उसी के कारण राजस्थान प्रदेश भर में दौरा करते हैं, आमजन के बीच में रहते हैं, जिसके कारण वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उनके बेटा जो है घर के बाहर निकल गया और इस तरीके के वीडियो वायरल हो गए। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि आगे के लिए मैं अपने पुत्र आशु बैरवा को समझाऊंगा कि इस तरीके की जो है हरकत दोबारा ना करे। 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन उससे पहले बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। बीजेपी ने भी पूरे देश में सस्ता अभियान चलाया है और बिहार से आपको दिखाएं कि बिहार से जो है 25 लाख जो है सदस्य बने हैं बीजेपी के, और इसको लेकर एक अहम बैठक जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
के द्वारा ली जा रही है। और आपको बता कि पटना में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, एमएलसी मौजूद हैं, साथ ही साथ बीजेपी के बड़े नेता, बिहार बीजेपी के जो नेता है, शीर्ष नेता है, वो भी इस बैठक में मौजूद है। और इस बैठक में आगे की जो रणनीति है वो तय की जा रही है क्योंकि अब चुनावी साल आने वाला है और ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर इस बैठक में जेपी नड्डा अपने नेताओं को जो है टिप्स दे रहे हैं। साथ ही साथ जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है उसमें जो अंदर की खबरें हैं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिससे नाराज़गी भी पार्टी को है। ऐसे में जेपी नड्डा उन विधायकों को जो है आश्वासन के साथ साथ उन्हें निर्देश भी दे रहे हैं कि जो सदस्यों की संख्या है जिसमें बनाया गया था उसमें और इजाफा किया जाए। साथ ही साथ बूथ लेवल से लेकर जो बीजेपी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको किस तरह से मजबूत किया जाए संगठन में, ताकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आ सके। लंबे तनाव के बाद अब दिल्ली के रानी झांसी मार्ग यानी कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के पास जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर जो विवाद हो रहा था, अब पूरा जो माहौल है वो शांत है। कोई भी जो यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी तनावपूर्ण मामला अब नहीं है। मेरे पीछे जो आप ये बैरिकेड देख रहे हैं, इसी बैरिकेड के ठीक पीछे जो रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है वो यहाँ पर स्थापित की जाएगी और यहाँ पर अब आज से यानी कि शनिवार के दिन से एक बार फिर से काम यहाँ पर शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि पूरे इस मामले को लेकर जिस तरीके से गुरुवार और शुक्रवार को जो माहौल तनावपूर्ण था और गुरुवार के दिन शाम के वक्त जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आ गए थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उन थोड़ा सा दिल्ली पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जो मामला है वो पूरा शांतिपूर्ण हो गया था और जो तनाव था उस तनावपूर्ण जो माहौल है वो अब बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। काम शुरू कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस की देखरेख में ये पूरा काम शुरू किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और एक पूरे कैंप को यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। यहाँ से ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है उसे रोक दिया गया है। यहाँ से जो ट्रैफिक है वो आगे की तरफ नहीं जा सकता है और यहाँ से जो इस पूरे रास्ते में जो सदर बाजार का इलाका है, जहाँ से ईदगाह का रास्ता है, उस रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है। यानी कि आप या तो पैदल जा सकते हैं या फिर आपको पूरी तरीके से ईदगाह की तरफ से घूम के जाना पड़ेगा। सीनियर अधिकारी को कहना है कि लगातार जो मुस्लिम समुदाय जिनकी तरफ से इस मामले को लेकर विरोध किया जा रहा था उनको समझाया गया, उनसे लगातार बात चल रही है और आज जो है जो माहौल है, जो इलाके का जो पूरा माहौल हम चाहे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से जो मजदूर है, जो लेबर है, वो उनके तरफ से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जो शुरुआत में जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था तो बताया गया था कि हाई कोर्ट में ये डीडीए की तरफ से कहा गया था कि ये डीडीए की जमीन है और डीडीए के जमीन में ही जो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को जो स्थापित किया जा रहा है, ये किसी के भी धार्मिक से जुड़ा हुआ जो मामला वो किसी को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। उसके बाद आज यानी शनिवार के दिन हालात बिल्कुल सामान्य है। ट्रैफिक पूरी तरीके से मूव कर रहा है, एक तरफ का डाइवर्जन किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका कहलाता है, जो सदर बाजार का इलाका है, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है उनको स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हूँ जहाँ पे ये काम चल रहा है, लेकिन मेरे ठीक बगल में जो मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि नॉर्थ और सेंट्रल के बीच का ये जगह है और पूरी तरीके से पुलिस सुरक्षा में इस काम को करवाया जा रहा है। सुपौल सहित पड़ोसी देश नेपाल में लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण कोसी नदी उफान पर है। कोसी नदी के जलस्तर में व्यापक स्तर पर बढ़ोतरी से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, कटिहार सहित कई जिलों में जल तांडव शुरू है। इस समय हम कोसी बराज पर मौजूद हैं। यह नेपाल का इलाका है और नेपाल में भारी बारिश के बाद यहाँ कोसी बराज से जो पानी छोड़े जाने का सिलसिला है जारी है। बताया जा रहा है कि अभी 5 लाख से अधिक क्यूसेक इसका डिस्चार्ज है और इन्हीं संभावनाओं को लेकर सुपौल डीएम कौशल कुमार के द्वारा शुक्रवार की देर शाम से ही हाई अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह अधिकारियों की टीम को मुस्तैद किया गया है। साथ ही विभिन्न सुरक्षा तटबंध और स्तरों पर भी सतत निगरानी बरती जा रही है।
अभियंताओं की टीम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सभी तैयार हैं। जगह जगह राहत केंद्र भी खोले गए हैं। डीएम कौशल कुमार ने आज विभिन्न जगहों का जायजा भी लिया है और यहाँ देखिए सीधी तस्वीर में अभी जो कोसी बराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, पानी का वेग देखिए कि किस गति में पानी जा रहा है और यहाँ से जो पानी निकल कर जाएगा सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा होकर भागलपुर में यह गंगा में समाती है यह कोसी। और कोसी नदी इस बीच में जितने भी गांव आते हैं, खास करके कोसी तटबंध के भीतर, उन तमाम जगहों पर जल तांडव मचाती है। सुपौल से विष्णु गुप्ता। शुक्रवार से लेकर शनिवार यानी कि 27 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक के बाद एक लगातार फायरिंग की वारदात के बाद ये तो साफ हो गया है कि एक बार फिर से दिल्ली में बड़े गैंगस्टर्स जो कि जेल के अंदर बंद हैं या फिर जेल से बाहर विदेशों में छुपे बैठे हैं, उनके गुर्गे उनके इशारों पर लगातार फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के साथ साथ प्रोटेक्शन मनी और एक्सटॉर्शन के लिए लगातार फायरिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से शुक्रवार की रात दिल्ली के नारायणा और दिल्ली के महिपालपुर इलाके में होटल और एक कार शोरूम के बाहर जिस तरीके से फायरिंग हुई और उसके बाद शनिवार के दिन दिल्ली के नागलोई इलाके में एक मिठाई की दुकान के बाहर फायरिंग हुई और सभी फायरिंग में अलग अलग गैंगस्टर्स के नाम सामने आए हैं। नारायणा में हिमांशु भाऊ 2020, महिपालपुर में गोल्डी बराड़ जो कि लॉरेंस का एसोसिएट है और नागलोई में बॉक्सर यानी कि दीपक बॉक्सर जो कि गोगी गैंग का एसोसिएट है और जिसको पिछले साल ही FBI की मदद से स्पेशल सेल की टीम जो है वो पकड़कर यहाँ पर लेके आई थी। तो जिस तरीके से लगातार फायरिंग की वारदात आई सामने, पूरी वारदात सामने आई और जिस तरह से लगातार जो गोलियां चली से साफ जाहिर हो गया कि सभी गैंग यानी कि लॉरेंस और देवेंद्र बम्बिहा को कमान संभालने वाला हिमांशु भाऊ अपने गैंग को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से दिल्ली और NCR के बड़े कारोबारियों को निशाने पर लेकर उन पर फायरिंग करवा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये भी है, अगर दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज की माने तो ये गैंग पहले फायरिंग की वारदात को अंजाम देता है, उसके बाद धमकी भरा कॉल आता है। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से नादिर शाह की हत्या हुई वो भी कुणाल छाबड़ा के पैसे को लेकर, जब कुणाल छाबड़ा से लॉरेंस गैंग ने 5 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन बाद में नादिर शाह ने उसे देने से मना कर दिया। उसके बाद अमन बत्रा जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर और सॉन्ग प्रोड्यूसर है, उसके पास जिस तरह से धमकी आया और उसके बाद अब जिस तरीके से दिल्ली के बड़े बड़े कारोबारियों पर इस तरह से धमकी आ रहा है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और दूसरी यूनिट भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है।